हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए आपकी तैयारी को और मजबूत कर देते हैं हम। आज हम कंप्यूटर के सेशन में पढ़ेंगे, मतलब इससे पहले हमने एमएस ऑफिस पूरा कंप्लीट कर लिया है, जहां हमने वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल से समझ लिया है। आज हमारा एक नया ही टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क वाले टॉपिक में हम नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, या हम पढ़ेंगे नेटवर्क टेक्निक जो है उससे रिलेटेड, ट्रांसमिशंस मीडिया कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है। उनसे संबंधित हम सारी चीज़ें यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा हम उसी को कवर करते हुए हमारा ये नेटवर्क वाला टॉपिक जो है वो पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, चलिए अब नेटवर्क को समझने से पहले कुछ एक चीज़ें जैसे आपको समझनी ज़रूरी है, उसके बाद हम नेटवर्क पे जाएंगे। सबसे पहले बात करें कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर में अगर कोई भी डाटा हो तो उस डाटा को हम किसी दूसरे कंप्यूटर में कैसे लेके जाएं। सपोज कर लो कि ये दो कंप्यूटर है, एक ये हो गया आपके पास में और एक ये वाला कंप्यूटर हो गया। अब इस कंप्यूटर से उस वाले कंप्यूटर में आपको डाटा लेके जाना है। इसमें कोई भी ऐसी सूचना होगी जो आप इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में भेजना चाहते हो, इस कंप्यूटर से इस वाले कंप्यूटर में आप भेजना चाहते हो। वो कैसे भेजोगे? उसके भेजने के लिए आपके पास कोई ना कोई मीडियम तो होना चाहिए ना। इस कंप्यूटर की जो भी सूचनाएं हैं उसको हमें ट्रांसफ़र करनी है इस वाले कंप्यूटर में। अब ये जो कंप्यूटर ए है और ये जो कंप्यूटर बी है, तो पहली चीज़ इसकी सूचना इसके पास ट्रांसफ़र हो जाए या इसकी सूचना इसके पास ट्रांसफ़र हो जाए। तो वो ये काम करने के लिए हमें हमारे पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो सब कुछ देखेंगे। पहली चीज़ तो ये कि जब इस कंप्यूटर के माध्यम से इस कंप्यूटर को सूचना भेजी जाएगी, या हम कह दें कि इस कंप्यूटर के द्वारा कोई भी डाटा इस कंप्यूटर को ट्रांसफ़र किया जाएगा, या इस कंप्यूटर के द्वारा कोई भी डाटा इस कंप्यूटर को ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो ये जो डाटा के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया होती है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है संचार तंत्र। क्या कहलाता है भाई? संचार तंत्र कहलाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ऐसे भी समझ सकते हो, जब हम दो लोग बैठ के आमने सामने बात कर रहे हैं तो मैं अपनी बात सामने वाले को किस प्रकार से समझा पा रही हूँ, ठीक है, दूसरा जो व्यक्ति जो मेरे सामने बैठा है वो अपनी बात मुझ तक कैसे पहुंचा पा रहा है। तो हम दोनों के बीच में जो ये आपसी बातचीत हो रही है, ये जो संप्रेषण हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये हमारी बातों का आदान प्रदान है ना। मैं अपनी बात उसे कह रही हूँ, वो अपनी बात मुझे कह रहा है ना, और उसकी बात को मैं रिसीव भी कर रही हूँ। मैं जो कह रही हूँ वो सामने वाला रिसीव भी कर रहा है। तो हम दोनों के बीच में जो ये संप्रेषण हो रहा है, ये कम्युनिकेशन हो रहा है, ये एक्चुअल में क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है, संचार तंत्र करता है। ठीक है, तो एक चीज़, सबसे पहली चीज़, नेटवर्क को समझने से पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कम्युनिकेशन सिस्टम किसे कहते हैं। क्या भाई? कम्युनिकेशन सिस्टम किसे कहेंगे? या यूँ कह दो कि भाई संचार तंत्र क्या होता है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम या संचार तंत्र दो डिवाइस के मध्य डाटा का आदान प्रदान करना, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सूचनाओं एवं डाटाओं का आदान प्रदान होता है, वही संचार तंत्र या कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि ऐसी प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया के द्वारा ऐसी प्रक्रिया के द्वारा दो डिवाइसों के मध्य के द्वारा दो डिवाइसों के मध्य डाटा या सूचना डाटा या सूचना का आदान प्रदान होता है। डाटा या सूचना का आदान प्रदान किया जाता है वे क्या कहलाता है भाई? संचार तंत्र कहलाता है या कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। तो संचार तंत्र को संचार तंत्र या कम्युनिकेशन सिस्टम संचार तंत्र या कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज को ध्यान से समझना।
अगर मैं बात करूं कि भाई संचार तंत्र कम्युनिकेशन क्या सिस्टम है, वो आपको समझ में आ गया कि भाई इस डिवाइस ने अपनी सूचना इसको भेज दी है या इस डिवाइस के द्वारा अपनी सूचना उसको ट्रांसफर कर दी गई है। तो यही अपना क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन। इन दोनों के बीच में जो एक सिस्टम बन गया वो ही क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम या संचार तंत्र है। यानी संचार तंत्र के माध्यम से, कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से हम दो डिवाइसों के मध्य सूचनाओं व डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब देखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों के द्वारा डाटा का आदान प्रदान हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक डिवाइस ही सिर्फ डाटा का मतलब भेजती है और दूसरा सिर्फ उसको बैठ कर रिसीव करता है ना। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ तो ये, अब पहली बात ये कि जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत क्या है हमें डाटा का आदान प्रदान करने की। तो अगर बेसिकली हम बात करें, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट, और कंप्यूटर सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर सब्जेक्ट में हमें ये नेटवर्क, ये डाटा के आदान प्रदान की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि देखो, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है, आप जब उसमें कोई डाटा इनपुट करते हो तो इनपुट करने के बाद वो डाटा को प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करके वो किस में चेंज कर देगा, इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो इनपुट किया गया डाटा पहले प्रोसेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, प्रोसेस हो जाएगा, और फिर वो इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बात को ध्यान से समझना कि मान लो जो आपने डाटा इनपुट किया उसका प्रोसेस हुआ और वो इन्फॉर्मेशन में चेंज हो गया, वैसा ही डाटा किसी अन्य व्यक्ति का हो सकता है। अब वो अन्य व्यक्ति किसी और कंप्यूटर सिस्टम पे बैठेगा, उस डाटा को इनपुट करेगा, फिर प्रोसेस करेगा, और फिर जो है इन्फॉर्मेशन में चेंज करेगा। तो जब एक जैसा डाटा दो लोग अलग अलग प्रोसेस कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो उसमें समय ज़्यादा लग रहा है ना। एक तो समय की बचत से, उस समय की बचत से हम क्या कर सकते हैं, जब एक व्यक्ति के द्वारा एक सिस्टम पे वो डाटा प्रोसेस करवा लिया गया है तो सीधा उस डाटा को ट्रांसफर कर दो दूसरे व्यक्ति के पास में। वो दूसरा व्यक्ति क्यों ही इतनी मेहनत करेगा, डाटा को प्रोसेस करेगा, इन्फॉर्मेशन आने तक वेट करेगा, इतना काम क्यों करना। तो पहला तो समय की बचत, दूसरा बिजली बचत। भाई जब दूसरा कंप्यूटर सिस्टम पे चला के उसको काम करोगे ही नहीं तो बिजली की बचत भी होगी। तो इन कारणों से ही हम लोग क्या करते हैं, दो डिवाइसों के मध्य डाटा का आदान प्रदान करते हैं। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि हर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल हो, तो हम तो बैठे हैं इस शहर में और हमें किसी दूसरे शहर में वो फाइल ट्रांसफर करनी है, हमारा व्यक्तिगत रूप से वहां पहुंचना मतलब जैसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, फाइल यहीं से वहां पे भेज सकते हैं। तो फाइल को एक सिस्टम में भेजना वो भी हमारे लिए आसान हो गया, कि हमारा कार्य आसान हो गया, हमें व्यक्तिगत रूप से वहां जाके कोई डाटा हमें वहां नहीं पहुंचाना पड़ा, और डायरेक्ट यहाँ से ही हमारा डाटा किसी और सिस्टम के पास चला गया। क्लियर है। तो इन सब कारणों की वजह से हमें जो है ये यहाँ पर नेटवर्क की आवश्यकता पड़ी, या हम कहते हैं कि इस कारण से हमें ये कम्युनिकेशन सिस्टम की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, चलिए, तो कम्युनिकेशन सिस्टम तो समझ में आ ही गया है। अब देखो इस कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है। इस कम्युनिकेशन सिस्टम में मैं अगर बात करूं तो जिसके द्वारा, या हम कह सकते हैं कि जब एक या एक से अधिक कंप्यूटर या कोई भी टर्मिनल आपस में जुड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो संदेश भेजेंगे, आंकड़ों को भेजेंगे, या फिर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो उसी को हम डाटा संचार कहते हैं। क्या कहते हैं, डाटा संचार कहते हैं। फिर दूसरी बात कि सूचना या डाटा भेजने वाला तो क्या कहलाएगा भाई, सेंडर कहलाएगा। मान लीजिए कि एक टाइम में जब इस ए वाले कंप्यूटर के द्वारा कोई डाटा इसको ट्रांसफर किया जा रहा है, इस समय में ये ए वाला कंप्यूटर क्या हो गया भाई, सेंडर हो गया। सेंडर यानी डाटा भेजने वाला। ठीक है, और ये उस डाटा को प्राप्त कर रहा है, तो ये क्या हो गया भाई, रिसीवर हो गया। ये क्या हो गया, रिसीवर हो गया। ठीक है, तो ये चीजें भी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब मान लो कि दोबारा हो सकता है कि ये भी कोई सूचना उसको भेजे, तो जब ये इसके द्वारा भेजा जाएगा तो उस समय में ये किस रूप में काम करेगा भाई, एक एज ए एक सेंडर के रूप में काम करेगा, और ये किस रूप में काम करेगा, एज ए एक रिसीवर के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डाटा संचार में क्या होगा, एक प्राप्त करने वाला होगा और एक भेजने वाला होगा। तो थोड़ा उसको भी हम लिख लेते हैं कि क्या क्या होता है। या या ना या डाटा को भेजने वाला, या डाटा को भेजने वाला, या डाटा को भेजने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, या कोई डिवाइस हो सकती है। ठीक है, या कोई डिवाइस हो सकती है। व्यक्ति या डिवाइस सेंडर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंडर। या हम कह सकते हैं कि वो क्या कहलाएगा, सोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सोर्स कहलाता है। पहली चीज। दूसरा, ना या डाटा को, ना या डाटा को, ना या डाटा को प्राप्त करने वाला, ना या डाटा को प्राप्त करने वाला, ना या डाटा को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ना या डाटा को प्राप्त करने वाला व्यक्ति या डिवाइस,
क्या कहलाएगा भाई, रिसीवर कहलाता है, या हम उसको डेस्टिनेशन बोल सकते हैं, है ना, कि भाई एक सिस्टम के द्वारा या एक डिवाइस के द्वारा जब सूचना या डाटा ट्रांसफर कर दिया गया है तो वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, है ना। तो डेस्टिनेशन तक पहुंचाना यानी रिसीवर द्वारा उसको रिसीव करना, ठीक है। तो रिसीवर, ये तो क्या कहलाएगा, रिसीवर कहलाएगा। या हम कह सकते हैं कि जो डाटा है वो कहाँ पहुंच गया है, अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गया है, अपने टारगेट प्लेस पे पहुंच गया है, यानी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन सिस्टम में एक तो होगा सेंडर, जो मैसेज या संदेश या डाटा भेजेगा। जैसे आप अगर किसी को व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हैं तो आपके द्वारा मैसेज गया है तो आप है सेंडर, और सामने वाले ने उसको सीन कर लिया है तो वो है रिसीव। भाई जिसके पास आपने भेजा उस सीन कर लिया है तो फिर वो क्या हो गया भाई, आपके लिए रिसीवर हो गया, ठीक है। चलिए, तो सेंडर या रिसीवर समझ में आ गया होगा। और हम लिख सकते हैं यहाँ पर भाई किसी भी एक मैसेज, अब मैसेज कुछ भी हो सकता है, कि भाई मैसेज देखे जाए तो कुछ भी हो सकता है। लाइक आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, लाइक आप कोई पीडीएफ या फाइल कोई को ट्रांसफर कर सकते हो, कोई वीडियो क्लिप ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैसेज जो है वो कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है और न्यूमेरिकल मैसेज भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि कुछ भी मीडियम हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई आप सभी को कि भाई ये संचार तंत्र क्या है और किस तरीके से ये हमारे लिए काम करता है सूचनाओं के आदान प्रदान में। तो बस बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम या डाटा संचार, इसको एक लाइन में समझना है कि कम्युनिकेशन सिस्टम या डाटा संचार, डाटा का आदान प्रदान करने वाली क्रिया ही डाटा संचार कहलाती है, कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। चलिए, क्योंकि जब तक आप जीरो लेवल से नहीं पढ़ोगे आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं बिल्कुल सरल तरीके से जीरो लेवल से आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमें नेटवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। चलो, अब देखो ये जो डाटा संचार है, ये डाटा संचार तंत्र भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। चलिए, यहाँ आप लिख सकते हैं डाटा संचार तंत्र के प्रकार, डाटा संचार तंत्र के प्रकार। अब देखो, डाटा संचार तंत्र के प्रकार की हम बात करें तो मेनली होता है ये 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है भाई, 3 प्रकार का। इसमें सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले आता है जिसे हम कहते हैं सिंप्लेक्स। क्या कहेंगे भाई, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या होगा भाई, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पे मैं जब CS लिखूं, CS का मतलब आप समझ जाना कि कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है। तो पहला होता है सिंप्लेक्स डाटा CS का मतलब मैंने बता दिया है, कम्युनिकेशन सिस्टम। सिंप्लेक्स डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, इस ऐसा संचार तंत्र जिसमें डाटा का प्रवाह केवल और केवल एक ही साइड से होता है। जैसे कि टेलीविजन आपके सामने चल रहा है, तो टेलीविजन में जो भी चलचित्र चल रहे हैं, वो जो भी बोल रहे हैं उसको सिर्फ आप सुन सकते हो, देख सकते हो। लेकिन आप वहां बैठे बैठे कुछ भी बोलोगे, कुछ भी सुनोगे तो टीवी उसको रिसीव नहीं करेगी, ठीक है। तो टीवी के द्वारा आपको मैसेज सेंड किए जा रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा मैसेज सेंड किया गया टीवी को नहीं पहुंच रहा है। तो जब इस तरीके का कम्युनिकेशन हो तो वो कहलाता है सिंप्लेक्स। क्या कहलाता है भाई, सिंप्लेक्स। यानी एक ही तरफ से केवल डाटा का जो प्रवाह है केवल एक ही दिशा में होता है, तो वो कहलाता है सिंप्लेक्स डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि भाई ऐसा संचार तंत्र, यहाँ हम लिख सकते हैं कि ऐसा संचार तंत्र, ऐसा संचार तंत्र जिसमें डाटा का प्रवाह, में डाटा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में, केवल एक ही दिशा में, जिसमें डाटा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, वो सिंप्लेक्स डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पे टीवी यानी टेलीविज़न, ठीक है। टीवी यानी टेलीविज़न, ठीक है। ये हमारा किस में आ गया भाई, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन डाटा सिस्टम में। इसको आप एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हो। डायग्राम में क्या बनाना है आपको कि सेंडर, हमेशा इस सेंडर के द्वारा ही मैसेज सेंड किया जाएगा और सिर्फ यहाँ पर बैठकर रिसीवर का काम क्या है, उसको रिसीव करना। रिसीवर यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बस उसको रिसीव करने का काम करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये क्या कहलाया भाई, ये आपका कहलाया कौन सा, सिंप्लेक्स डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम।
ये हो गया आपका सिंप्लेक्स डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि डाटा संचार तंत्र या कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो कितने प्रकार का होता है, और इस तरीके के एग्जाम्पल देके भी आपसे पूछ सकता है कि क्या ये सिंप्लेक्स डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम का एग्जाम्पल है या नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है। चले आगे, चलो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कम्युनिकेशन डाटा सिस्टम की मैं बात करूं तो नेक्स्ट आता है हाफ डुप्लेक्स। क्या होता है भाई, हाफ डुप्लेक्स। यहाँ पे देखो ये जो डुप्लेक्स शब्द आया है, हाफ डुप्लेक्स सीएस, सीएस का मतलब तो पता ही है कम्युनिकेशन सिस्टम। अभी जो हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स शब्द आया कि दोनों ओर से, यानी कम्युनिकेशन तो होगा दोनों दिशाओं से होगा। यहाँ पर सेंडर जो है अपना मैसेज सेंड करेगा, रिसीवर उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर दूसरी साइड से वो रिसीवर सेंडर बनेगा और मैसेज सेंड करेगा, और जो पहले सेंडर था वो क्या बनेगा, रिसीवर बनेगा। यानी मैसेज का आदान प्रदान, या आप कहते हैं कि डाटा का आदान प्रदान, है ना, डाटा का आदान प्रदान या डाटा का ट्रांसफर दोनों साइड से होगा, दोनों दिशाओं में होगा। तो ये डुप्लेक्स तो है, दोनों दिशाओं में प्रवाह हो रहा है, लेकिन इसे हाफ डुप्लेक्स क्यों कह रहे हैं? हाफ डुप्लेक्स का मतलब है कि डाटा का प्रवाह भले ही दोनों दिशाओं में हो, लेकिन एक टाइम में केवल एक व्यक्ति ही पहले डाटा को सेंड करेगा, और जब डाटा सेंड कर दिया जाएगा तो दूसरा वाला जब तक उसको रिसीव नहीं कर ले वो कोई रेस्पॉन्स नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे लाइक अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो लाइक जैसे वोकी टोकी, वोकी टोकी में क्या होता है कि एक व्यक्ति इधर से बोलता है, और जब तक वो बोलता है तब तक सामने वाले को उधर से चुप रहना होता है, क्योंकि चाहे वो उधर से कितना भी बोल ले लेकिन उसकी सुनाई इस तरफ नहीं आएगी। तो फिर जब इधर वाला बोलकर चुप हो जाता है, अपना मैसेज पूर्ण रूप से सामने वाले के पास भेज देता है, देन वो सुनकर फिर उसके बाद में वो रिप्लाई देता है, फिर उसकी आवाज़ इसके पास में आएगी। क्लियर होगी? तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी हम इसमें लिख सकते हैं कि ऐसा संचार तंत्र, ऐसा संचार तंत्र, ऐसा संचार तंत्र जिसमें, ऐसा संचार तंत्र जिसमें डाटा का प्रवाह में, डाटा का प्रवाह में, डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में होता है, होता है, परंतु, परंतु केवल एक समय में, या हम लिख सकते हैं कि भाई जो डाटा का दिशा है हो तो दोनों दिशाओं में रहा है, परंतु एक समय में, ऐसे लिखेंगे हम इसको। हाँ जी, यहाँ लिखिए कि दोनों दिशाओं में होता है, परंतु, परंतु केवल, परंतु केवल एक समय में, परंतु केवल एक समय में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में डाटा का संचार होता है, एक ही दिशा में डाटा का संचार होता है, एक ही दिशा में डाटा का संचार होता है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा भाई, हाफ डुप्लेक्स। का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि वॉकी टॉकी, जैसे कि वॉकी टॉकी, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। चलिए, तो यहाँ पर कि भाई जिस समय में सेंडर जो है मैसेज सेंड करेगा उस समय रिसीवर बैठ कर सिर्फ उसको रिसीव करेगा, यही काम है ना। यहाँ पर कि भाई केवल एक ही दिशा में हो रहा है, एक टाइम में केवल एक ही सेंडर जो है मैसेज को सेंड कर सकता है, और उसी समय एक ही टाइम में केवल एक रिसीवर ही उसको क्या कर सकता है भाई, रिसीवर केवल बैठ के उसको रिसीव कर सकता है। फिर दोबारा अगर मैं बात करूँ भाई इसके द्वारा हो गया, अब जब इस रिसीवर को कोई मैसेज भेजना है तो उस समय ये क्या काम करेगा भाई, ये एज ए एक सेंडर हो जाएगा, यानी संदेश भेजने वाला हो जाएगा, और उस समय ये सेंडर क्या हो जाएगा भाई, रिसीवर के रूप में काम करेगा, यानी कि संदेश प्राप्तकर्ता हो जाएगा, बैठकर संदेश को सिर्फ प्राप्त करेगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, ये समझ में आ गया होगा भाई हाफ डुप्लेक्स सीएस क्या होता है, सिंप्लेक्स डुप्लेक्स सीएस क्या होता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल आपको स्पेशल याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है फुल डुप्लेक्स। क्या होगा भाई, फुल डुप्लेक्स। अब देखो डुप्लेक्स शब्द आ रहा है तो इसका मतलब होगा तो दोनों दिशाओं में प्रवाह, है ना, लेकिन फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि एक ही समय में, एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा का संचार किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग फोन पे बात करते हैं ना, तो फोन पे हम दोनों दिशाओं में डाटा का संचार तो कर रहे हैं, मैं इधर से कुछ बोलूंगी तो सामने वाला सुनेगा, और ऐसा नहीं है कि जब मैं बोल रही हूँ तो उस समय सामने वाला बैठ के सुनेगा ही, वो भी उसी समय तुरंत जवाब भी दे सकता है, कुछ भी बोल सकता है ना। तो यहाँ पर दोनों दिशाओं में होगा डाटा का संचार, लेकिन एक समय में, मतलब दोनों बराबर जो है डाटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फुल डुप्लेक्स
FDCS का मतलब है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ऐसा संचार तंत्र, ऐसा संचार तंत्र, ऐसा संचार तंत्र जिसमें डाटा का प्रवाह, ऐसा संचार तंत्र में डाटा का प्रवाह, ऐसा संचार तंत्र जिसमें डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में होता है, ऐसा संचार तंत्र जिसमें डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, ठीक है, दोनों दिशाओं में होता है और एक समय में, और एक समय में एक साथ, एक समय में एक साथ दोनों दिशाओं से हो सकता है, एक समय में एक साथ दोनों दिशाओं, दोनों दिशाओं से डाटा का संचार हो सकता है, डाटा का संचार हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल लिखें तो जैसे कि, जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं टेलीफोन, क्या लिख सकते हैं भाई, टेलीफोन। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल भाई, सिंप्लेक्स का भी हो गया, हाफ डुप्लेक्स का भी हो गया, और चलो फुल डुप्लेक्स में एक और लिख सकते हो आप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी किसका एग्जाम्पल है, फुल डुप्लेक्स का ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। चलिए चले आगे, चलो अब देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी सेंडर रिसीवर, रिसीवर सेंडर, कभी भी सेंडर कभी भी रिसीवर बन सकता है, रिसीवर कभी भी सेंडर बन सकता है। तो इसको आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए ये हो गया आपके कौन सा वाला, ये हो गया आपके फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। चलिए तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो डाटा आदान प्रदान किया जाता है वो प्रक्रिया क्या है, वो प्रोसेस क्या है, वो क्रिया क्या है, वो कहलाती है सिर्फ डाटा संचार, यानी हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि संचार तंत्र, ठीक है। चलिए अब देखो ये जो डाटा का आदान प्रदान किया जा रहा है, अब इसके लिए कोई ना कोई तकनीक भी तो होनी चाहिए। आप कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा को ट्रांसफर करोगे, उसके लिए जिस तकनीक की हमें आवश्यकता पड़ेगी भाई, किसी ना किसी टेक्निक पे तो बेस्ट होगा ही। तो वो टेक्निक या तकनीक ही होती है जिसे हम कहते हैं नेटवर्क। क्या कहते हैं, नेटवर्क। मतलब एक तरीके से ऐसे समझो कि ये जो दो कंप्यूटर है, अब इनको जब आप आपस में कनेक्ट कर रहे हो, आप इसको आपस में कनेक्ट क्यों कर रहे हो, ताकि एक से हम डाटा को ट्रांसफर कर सके दूसरे सिस्टम में। तो इन दो डिवाइस को, दो अलग अलग डिवाइस को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है इसलिए कि उनसे आसानी से डाटा, उनके आपस में उनका डाटा जो है वो ट्रांसफर किया जा सकते या आपस में डाटा का आदान प्रदान किया जा सके। तो भाई वो टेक्निक, जिस टेक्निक के कारण वो दो कंप्यूटर सिस्टम या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम आपस में जुड़े होते हैं डाटा के आदान प्रदान करने के लिए, वो टेक्निक ही क्या कहलाती है, वो तकनीक ही क्या कहलाती है, नेटवर्क। वो मैंने कहा था ना कि जीरो लेवल से पढ़ेंगे, हमें नेटवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि भाई हमारे दिमाग में ये तो आ गया कि हमें इस सिस्टम का डाटा उस सिस्टम में ट्रांसफर करना है, लेकिन करेंगे किस तकनीक से, किस माध्यम से उन दोनों को कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ी नेटवर्क की। किसकी आवश्यकता पड़ी भाई, नेटवर्क की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फाइनली कि नेटवर्क क्या है। इससे पहले तो हमने सिर्फ अभी कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े अपन ने, और इस टाइप्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलो अब देखो नेटवर्क क्या है। नेटवर्क की बात करें तो सबसे पहली चीज कि जब दो या दो से अधिक विभिन्न डिवाइस को आपस में डेटा संचार या उपलब्ध संसाधनों को परस्पर एक दूसरे के मध्य उपयोग में लेने के लिए आपस में जोड़ा जाए तो इसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। तो नेटवर्क क्या हो गया भाई, कि नेटवर्क समझ में आ गया। चलिए अब देखो कि विश्व का सबसे पहला नेटवर्क, भाई सबसे पहला नेटवर्क कब बना था। सबसे पहला नेटवर्क जो है अमेरिका की डिफेंस के द्वारा बनाया गया था, आरपानेट के नाम से, ठीक है। जो उन सैनिकों की गुप्त सूचनाएं होती थी वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करने हेतु वहां जरूरत महसूस हुई और वहां सबसे पहला नेटवर्क बनाया गया। तो विश्व का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा है भाई, आरपानेट। आरपानेट की फुल फॉर्म पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या होती है भाई, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और किसके द्वारा बनाया गया है, सबसे पहली चीज तो कौन से वर्ष में, 1969 में। कब बनाया गया भाई, 1969 में इसको विकसित किया गया तथा और प्रथम बार इसे अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा, अमेरिका की डिफेंस के द्वारा इसको उपयोग में लिया गया था। क्लियर हो गई बात। तो पहला नेटवर्क कौन सा, आरपानेट।
की फुल फॉर्म याद रखनी है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसे 1969 में अमेरिका की डिफेंस के द्वारा बनाया गया। अब ध्यान रखना, ये जो ARPANET था एक तरीके से ये अमेरिका की डिफेंस यानी कि ये सैनिकों के लिए ही बना था, यानी हम इसको जनरल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे, है ना। तो जनरल पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो रहा था, तो इसके बाद में क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं NSF की, है ना, नेशनल साइंस फाउंडेशन की बात की जाए, तो इसके बाद में एक और नेटवर्क बनाया गया NSF के द्वारा। कौन किसके द्वारा भाई? NSF के द्वारा बनाया गया। इसके द्वारा एक और नेटवर्क बनाया गया जो साइंस के क्षेत्र में बना था, ठीक है, जो कि किसके क्षेत्र में बना? साइंस के क्षेत्र में बना। फिर जो साइंस के क्षेत्र में जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था वो एजुकेशनल नेटवर्क था भाई। क्या था भाई? वो एजुकेशनल नेटवर्क था। अब उसकी भी एक ही काम कि भाई वो शिक्षा के क्षेत्र में ही काम आ रहा था, दूसरे अदर क्षेत्र में काम में यूज़ नहीं हो रहा था। फिर बाद में क्या हुआ कि इन दोनों नेटवर्क को आपस में जोड़कर, फिर एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया। यानी हम कह सकते हैं कि पूर्णतया अगर बात करें तो पूर्णतया विश्व का पहला नेटवर्क ARPANET भी नहीं कह सकते, पूर्ण नहीं कह सकते, ये अपूर्ण नेटवर्क था। क्या था ये? अपूर्ण नेटवर्क था, क्योंकि इसको डिफेंस यूज कर पा रहे थे, आम जन यूज नहीं कर पा रहे थे। और एक OSI मॉडल होता है जो अभी हम आगे हम समझेंगे नेटवर्क के टॉपिक में, उस मॉडल पे ये बेस्ट भी नहीं था, उस मॉडल पे बेस्ट था ये एजुकेशनल वाला, ठीक है। तो इन दोनों को फिर आपस में जोड़ दिया गया और तब से जो है किसका निर्माण हो गया भाई? इंटरनेट का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? इंटरनेट का निर्माण हो गया, ठीक है। और इंटरनेट है क्या? एक्चुअल में इंटरनेट है नेटवर्कों से बना हुआ, मतलब छोटे छोटे नेटवर्कों के जाल से बना हुआ एक बड़ा नेटवर्क है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट, ठीक है। चले आगे। तो चलिए ये दो आपको याद रखना है। सबसे पहला ARPANET जो कि अपूर्ण था, फिर उसके बाद में NSF द्वारा जो कि एजुकेशनल नेटवर्क था। इन दोनों को मिलाकर एक को नेटवर्क बना दिया गया जो कि पूर्ण रूप से नेटवर्क बन गया, पूरा एक नेटवर्क बन गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क समझ में आ गया कि भाई दो कंप्यूटर आप आपस में जोड़ रहे हो डाटा का आदान प्रदान करने के लिए, तो उन कंप्यूटर को किसी तकनीक के माध्यम से आप जोड़ोगे और वो तकनीक ही क्या कहलाती है? नेटवर्क कहलाती है। और हम कह सकते हैं कि नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर जो भी है या जो भी डिवाइस है वो क्या कर सकती है? आपस में संसाधनों का साझा कर सकती है, ठीक है। चले आगे। चलो अब देखो, एक चीज और याद रख सकते हैं आप, इस ARPANET के द्वारा जो है पहला मैसेज कब सेंड किया गया? तो इसके द्वारा जो पहला मैसेज है वो सेंड किया गया 29 अक्टूबर। कब किया गया भाई? 29 अक्टूबर 1969 यानी 1969 को। ये भी डेट आपको थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो, आगे बढ़े। अब देखो आगे एक चीज आपको ये क्या याद रखनी है कि भाई आपने ये जो नेटवर्क पढ़ा है, अब देखो कि इसमें क्या है कि हम 5-6 कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं ताकि वो डाटा का संचार कर सके, आपस में डाटा संचरित कर सके। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब आप कंप्यूटर को इस तरीके से आपस में जोड़ते हैं, 3-4 कंप्यूटर को आप आपस में जोड़ते हैं, जैसे लाइक मैं यहाँ पे बताऊं, एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है और इसके अलावा एक ये कंप्यूटर है, ठीक है। इन कंप्यूटर को आपने नेटवर्क के माध्यम से आपस में जोड़ रखा है और ये आपस में क्या कर सकते हैं? डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब एक चीज कि डाटा का आदान प्रदान तो कर लेगा, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिसमें से एक ही कंप्यूटर के पास में सारी सूचनाएं होती है और वो कंप्यूटर ही बाकी सारे कंप्यूटर में सूचनाओं को क्या करता है? बाकी सारी कंप्यूटर में सूचनाओं को भेजता है। जैसे अगर हम इसकी बात कर लें, ये वाला कंप्यूटर, ये वाला जो कंप्यूटर है आपका, इसके पास सारी सूचनाएं हैं, ठीक है। अब जिस कंप्यूटर सिस्टम के पास में सारी सूचनाएं स्टोर रहती है, इसी के पास में ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जिस कंप्यूटर, ये क्या हो जाएगा? सर्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सर्वर। आपको पूछा जाए कि जो मतलब जब एक से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है नेटवर्क टेक्निक के माध्यम से, तो इसमें से सर्वर कंप्यूटर सिस्टम कौन सा होगा? तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर्वर कंप्यूटर सिस्टम, है ना। पहली चीज कि सर्वर, ये सर्वर क्या होता है? एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम, एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम, ऐसा कंप्यूटर सिस्टम में सभी सभी सूचनाएं स्टोर होती है, वो कंप्यूटर सिस्टम तो क्या कहलाएगा? सर्वर कहलाएगा, ठीक है, जिसमें सारी सूचनाएं स्टोर होती है तथा नेटवर्क के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर को ये सूचनाएं क्या करता है? प्रदान करता है ना। तथा तथा नेटवर्क के माध्यम से नेटवर्क के माध्यम से नेटवर्क के माध्यम से अन्य कंप्यूटर्स को
नेटवर्क के माध्यम से अन्य कंप्यूटर को सूचनाएं भेजता है, सूचनाएं भेजता, वो तो कहलाता है सर्वर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, चलिए अब जैसे ये है, इसके पास सारी सूचनाएं स्टोर है। अब ये किसको ट्रांसफर कर सकता है? ये इस वाले कंप्यूटर को भी ट्रांसफर कर सकता है, इस वाले कंप्यूटर को भी कर सकता है, और इस वाले कंप्यूटर को भी सूचना ट्रांसफर कर सकता है। तो ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, ये कंप्यूटर सिस्टम क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे क्लाइंट। क्या कहलाएंगे? क्लाइंट। ठीक है, या हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक तो हो गया सर्वर, अब एक आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंट कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, क्लाइंट किसे कहते हैं। तो क्लाइंट एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो नेटवर्क के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर की सूचनाओं को एक्सेस करता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? क्लाइंट कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो कि क्लाइंट क्या हो गया भाई? एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम, एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो अन्य कंप्यूटर, जो किसी अन्य कंप्यूटर नाउ जो किसी अन्य कंप्यूटर की सूचनाओं को एक्सेस करता है, एक्सेस करता है यानी उनको चलाता है ना, एक्सेस करता है, वो कहलाता है क्लाइंट कंप्यूटर। ठीक है, तो सर्वर और क्लाइंट कंप्यूटर सिस्टम समझ में आ गया। चलिए, और यहाँ पर ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी कि भाई ये जो 4-5 कंप्यूटर है, इनको हमने आपस में जोड़ा है, और जिस तकनीक के माध्यम से हमने जोड़ा है कि भाई जिस तकनीक के माध्यम से जो है ये आपस में डाटा का ट्रांसफर करेंगे, वो टेक्निक ही क्या कहलाएगी? वो टेक्निक कहलाती है नेटवर्क। क्या कहलाती है भाई? नेटवर्क कहलाती है। ठीक है, चलिए, तो नेटवर्क समझ में आ गया आप सभी को। क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर कौन से होते हैं ये समझ में आ गया। पहला नेटवर्क कौन सा था? ARPANET था, ये सब कुछ अपन ने पढ़ लिया। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के प्रकार क्या है। ठीक है, नेटवर्क के प्रकार की बात करें यानी टाइप्स ऑफ नेटवर्क पे हम जाए तो नेटवर्क होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के भाई? 4 प्रकार के ना। अब देखो, कंप्यूटर नेटवर्क को जब हम डिवाइड करेंगे या टाइप्स ऑफ नेटवर्क जब अपन पढ़ेंगे तो 2 आधार पे पढ़ेंगे। एक तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे कि फिजिकल एरिया कितना कवर कर रही है उसके आधार पे पढ़ेंगे, और एक उसके यूजेस के आधार पे पढ़ेंगे यानी उपयोगिता के आधार पे ये नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात देखते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे कंप्यूटर नेटवर्क होते कितने प्रकार के हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे कंप्यूटर होते हैं 4 प्रकार के, जिसमें कौन कौन से हैं? देखो, पेन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा होता है लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा होता है मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और चौथा होता है वेन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इनमें से पूछा भी जाता है, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ठीक है, फिर इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि कौन सा पर्सनल एरिया नेटवर्क में आएगा, कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क में आएगा। ठीक है, और अगर बात करें उपयोगिता के आधार पे तो उपयोगिता के आधार पे होते हैं 3 प्रकार के, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट। इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट। चलो सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे। तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे हम बात करें तो देखो कि जैसे कि पर्सनल एरिया नेटवर्क की बिल्कुल छोटे से सीमित क्षेत्र में फैला हो, बिल्कुल छोटे से सीमित क्षेत्र में जो फैला हो कि मतलब बिल्कुल सीमित क्षेत्र में हम जो है डाटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। पहली चीज़ तो कि ये सबसे छोटा नेटवर्क है। कौन सा भाई? ये जो पेन है ना, ये सबसे छोटा नेटवर्क होता है, जो कि एक व्यक्तिगत रूप से, मतलब ये एक बार हम बात करें व्यक्तिगत रूप से ही प्रयुक्त होता है। और जैसे इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो वायरलेस कंप्यूटर कीबोर्ड हो गए, माउस हो गया, ब्लूटूथ हो गया, आपका बीटी जो है वो इसमें आएगा। ठीक है, और आपके जैसे टीवी रिमोट हो गया, ये सारे किसके आएंगे? पेन में, जो बिल्कुल छोटे से सीमित क्षेत्र में ही काम करेंगे, मतलब उस क्षेत्र की रेंज से बाहर गए तो फिर वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पेन बहुत छोटे से एरिया में। फिर बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बाउंड्री के अंदर जैसे ऑफिस में लगे 3-4 कंप्यूटर या जैसे स्कूल में लगे 3-4 कंप्यूटर जो एक बाउंड्री के अंदर है, तो इनका भी एक एरिया क्या हो गया? फिक्स हो गया है ना। तो बिल्कुल ही सीमित क्षेत्र में, जिसको हम कह सकते हैं कि स्थानीय एरिया, मतलब स्थानीय क्षेत्र में फैला हुआ जो नेटवर्क है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब जैसे ऑफिस हो गया, घर हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, उनमें लगे कंप्यूटर हो 3-4 कंप्यूटर जो आपस में डाटा आदान प्रदान कर सकते हैं, वो किस क्षेत्र में आ जाएंगे भाई? लोकल एरिया नेटवर्क में आ जाएंगे। ठीक है, चले आगे देखो, मेन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दो शहरों के कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट है नेटवर्क के माध्यम से तो वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 2 या 2 से अधिक शहरों को मान लो ना आपस में जोड़ने हेतु वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर हम बात करें वैन की, तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क यानी पूरे विश्व में
सबसे बड़ा नेटवर्क ही कौन सा है? वेन है। यानी क्षेत्रफल के अनुसार भी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वेन, जो कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच फैला होता है। इसका कार्यक्षेत्र भी ज़्यादा होगा, ठीक है? तो ये होता है वेन यानी वाइल्ड एरिया नेटवर्क। और इस वेन में हम रख सकते हैं किसको? इंटरनेट को। किसको रख सकते हैं भाई? इंटरनेट को रख सकते हैं। चलो देखो, पेन का मैं फिर से बता देती हूँ कि बिल्कुल एक छोटे से क्षेत्र में यानी बिल्कुल एक कम रेंज में काम करने वाला, और इसको हम व्यक्तिगत यानी पर्सनली ही यूज़ करते हैं। जैसे लाइक आपका वायरलेस कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जैसे टीवी रिमोट हो गया। आप एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाओगे तो वो टीवी रिमोट काम ही नहीं करेगा, ठीक है? जब टीवी के सामने रहेगा उसकी रेंज जितनी है उसी रेंज तक वो काम करेगा। तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। लाइक आपका बीटी हो गया, भाई आप जैसे इस रूम में अपने फ़ोन को में बीटी लगा के आप गाने सुन रहे हो, और अब आप एकदम से घर से बाहर निकल गए, तो बाहर घर के बाहर निकलते आपको बीटी में गाने सुनाई नहीं देंगे, क्योंकि वो आप उससे रेंज से बाहर आ गए। तो बहुत ही छोटे क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में अगर कोई नेटवर्क से कोई डिवाइस कनेक्ट है तो वो आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत, ठीक है? तो सबसे छोटा नेटवर्क भी हो गया। पहली चीज तो इसके लिए याद रख लेंगे आप कि भाई सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ा एरिया नेटवर्क जो पूरे विश्व में फैला होता है, वो कौन सा है भाई? वेन है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। वाइल्ड का मतलब ही होता है कि बहुत बड़े क्षेत्र में, वाइल्ड का मतलब क्या होता है? बहुत बड़े क्षेत्र में। तो सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा? वाइल्ड एरिया नेटवर्क, जो पूरे विश्व में फैला होता है। इसके अंतर्गत हम किसको रखते हैं भाई? इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से ही तो आप पूरे विश्व में क्या कर रहे हो? घूम रहे हो। घूमने का मतलब कि ऑनलाइन घूम रहे हो, ठीक है? चले आगे। आगे देखो, लोकल एरिया नेटवर्क जो एक बाउंड्री में हो। बाउंड्री का मतलब जैसे घर की एक बाउंड्री है, ऑफिस की एक बाउंड्री, स्कूल की बाउंड्री है, हॉस्पिटल की बाउंड्री, तो उस बाउंड्री के अंदर के जो कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। और मेन यानी दो शहरों के नेटवर्क आपस में जुड़े हैं, जैसे यहाँ से आप कोई फाइल शहर में ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो किस कौन सा नेटवर्क होगा? होगा मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है? चलो आप देखो इस तरफ आ जाओ। उपयोग के आधार पर हम बात करें तो इंट्रानेट, यहाँ पे क्या होगा कि किसी कंपनी के द्वारा, है ना, कोई भी कंपनी या कोई भी संस्थान तो अपना नेटवर्क बना, मतलब इंटरनेट बनाएगी, उस नेटवर्क का यूज़ केवल और केवल ये संस्थान और इसके कर्मचारी ही कर सकते हैं। यानी बाहर के लोग इस नेटवर्क का यूज़ नहीं कर सकते। तो वो तो कहलाता है इंट्रानेट। क्या कहलाता है? इंट्रानेट। अगर आप कोई संस्थान ऐसी है जिसके द्वारा नेटवर्क बनाया गया है, वो अपने इस इंटरनेट का यूज़ भी करती है, खुद के जो कर्मचारी होते हैं उनको भी करने देती है, और साथ ही साथ उन कर्मचारियों के बाहर के लोग भी नेट का यूज़ कर सकते हैं, तो वो कहलाता है एक्स्ट्रा नेट। क्या कहलाता है भाई? एक्स्ट्रा नेट कहलाता है, ठीक है? के बाद में बात करूं इंटरनेट। इंटरनेट तो सबके लिए खुला है ना? सबके लिए खुला है, तो इंटरनेट का यूज़ सब लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट। यानी इंटरनेट पर्टिकुलर वो कंपनी ही करेगी जिसने अपना नेटवर्क स्थापित किया है, और एक्स्ट्रानेट जिसके कर्मचारी भी कर सकते हैं और बाहर के लोग भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट ये भी समझ में आ गया होगा। ये उपयोग के आधार पे है। किसके आधार पे है भाई? यह है उपयोग के आधार पे। चले आगे। अब आगे देखो कि इनका थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम जाएंगे कि ये जो तकनीक आपने किसी दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ा, अब उस नेटवर्क के कारण आपकी फाइलें या आपका डाटा ट्रांसफ़र तो हो जाता है, लेकिन उसको भी उनको भी ट्रांसफ़र करने के लिए आपने बीच में माध्यम क्या यूज़ किया, मीडियम क्या यूज़ किया, है ना? ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो किस माध्यम से ट्रांसफ़र हो रहा है, उस माध्यम के बारे में बात करेंगे। पहले इनको थोड़ा डिटेल से देखिए अपन। चले तो देखो, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे सबसे पहला आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये सबसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र का एक नेटवर्क है, का उपयोग मुख्यतः एक व्यक्ति द्वारा अपनी पर्सनल डिवाइस को जोड़ने हेतु किया जाता है, जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, ठीक है? यहाँ आप लिख सकते हो वायरलेस वायरलेस कीबोर्ड का भी आप एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पे कि वायरलेस की सॉरी, वायरलेस कीबोर्ड हो गया, वायरलेस माउस हो गया, टीवी रिमोट भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। माउस, ये टीवी रिमोट, ठीक है? चलिए, तो ये सारे इसी के एग्जाम्पल है ना। आगे बढ़े। आगे देखो, नेक्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क यानी लेन।
ये स्थानीय क्षेत्र का एक नेटवर्क है जिसका उपयोग मुख्यतः एक बाउंड्री के अंतर्गत, जैसे कि स्कूल, ऑफिस, घर आदि के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, जैसे हम बात कर सकते हैं वाईफाई। लाइब्रेरी में भी जो नेटवर्क होता है वो कौन सा होता है? वाईफाई, वायरलेस कनेक्टिविटी होता है ना, वाईफाई से कनेक्ट होता है। तो ये वाईफाई कनेक्शन वाला कौन सा आएगा भाई? लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखो, मेन मेन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये शहरी क्षेत्र का एक नेटवर्क है जिसका उपयोग एक शहर के अंतर्गत विभिन्न डिवाइस को आपस में जोड़ने हेतु किया जाता है, परंतु ये वेन से छोटा होता है। अब यहाँ पे दो या दो से अधिक शहर को आपस में जोड़ सकते हो, लेकिन वेन से छोटा होगा क्योंकि पूरे विश्व में तो नहीं फैला है ना भाई। चलो आगे देखो, वेन की बात करें। एक चीज और, ये जो मेन वाला है या मेन वाला है, इसके एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारी जो टेलीफोन नेटवर्क होते हैं, डिश टीवी नेटवर्क होते हैं, वो किस में आ जाएंगे भाई? वो मेन में ही आ जाएंगे ना। तो इसको, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो। दो के तो एग्जांपल लिखे हुए, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे कि भाई टेलीफोन नेटवर्क वो एक मेन प्रकार का नेटवर्क है। ये लिख लीजिए यहाँ पे, टेलीफोन नेटवर्क। और साथ ही साथ में एक आप लिख सकते हो डिश टीवी नेटवर्क, है ना, डिश टीवी नेटवर्क। ये दोनों एग्जाम्पल मेट्रोपॉलिटन के हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे देखिए कि वेन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, ये सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क है, मतलब सबसे बड़ा नेटवर्क है। का उपयोग विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में विश्व स्तर पर जोड़ने हेतु किया जाता है, जैसे कि लाइक इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट जो है वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। चलो, अब उपयोग के आधार पे देखो। उपयोग के आधार पे सबसे पहले आता है इंट्रानेट। ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, क्योंकि जिस कंपनी, जिस संस्थान के द्वारा ये नेटवर्क बनाया जाता है वही इसका यूज कर सकती है, बाहर के लोग इसका यूज नहीं कर सकते। ये एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसका उपयोग मुख्यतः एक संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को आंतरिक संचार प्रदान करने हेतु किया जाता है। यानी बाहर के लोग इसका यूज नहीं कर सकते, अगर बाहर का कोई कर्मचारी तो उसको इसका उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखो, एक्स्ट्रानेट, इसे वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी कहते हैं, कहा जाता है, जिसका उपयोग एक संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को बाह्य संचार देने हेतु किया जा सकता है। जैसे हम बात कर ले, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, है ना, वो किस पे आ सकती है भाई? वो एक्स्ट्रा नेट के अंतर्गत आ सकती है ना। जैसे जियो कंपनी वाला भाई नेटवर्क क्या करता है? बाहर के लोगों को ही देता है ना। तो ऐसे समझ लो कि जब किसी संगठन या संस्थान का अपना प्राइवेट या निजी नेटवर्क होता है, जो केवल उसी संस्थान या संगठन या उसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा काम में लिया जाएगा, वो तो होगा इंट्रानेट। क्या कहलाएगा वो? इंट्रानेट। अब देखो, इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट तो सबके लिए खुला है भाई। अपन ने तीन टाइप पढ़े ना, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट। इंटरनेट सबके लिए खुला है ना, तो इंटरनेट का प्रयोग इंट्रानेट कर सकता है, लेकिन इंट्रानेट का प्रयोग इंटरनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इंट्रानेट एक्चुअल में क्या है? एक प्राइवेट नेटवर्क है। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा। चलिए, के बाद बात करें एक्स्ट्रानेट की, तो एक्स्ट्रानेट को हम वीपीएन क्यों कह रहे हैं कि भाई वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मतलब क्या हो गया कि जब कोई भी कंपनी या संगठन या कोई भी संस्थान जो है, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या कोई भी संगठन जो है, इनका एक निजी नेटवर्क है जो कि ग्राहकों, विक्रेताओं को उपयोग करने के लिए शेयर किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया ही दिया आपको कि जैसे जियो कंपनी वाले हो गए, वोडाफोन कंपनी वाले हो गए, ये खुद भी उस नेट का यूज़ करते हैं और साथ साथ ग्राहकों को भी उसका नेटवर्क यूज़ करने देते हैं। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, तो यहाँ पर एक्स्ट्रानेट, वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी कहा जाएगा, जिसका उपयोग एक संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को बाह्य संचार देने हेतु किया जाता है। दूसरा देखो, इंटरनेट, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पब्लिक नेटवर्क है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की नेटवर्क को आपस में जोड़ने तथा ग्लोबल संचार प्रदान करने हेतु किया जाता है। क्लियर हो गई ये बात? इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और ये इंटरनेट क्या है। चलिए, अब देखो, फायरफॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग मुख्यतः इंटरनेट के अंतर्गत बाह्य आक्रमण को रोकने हेतु तथा आंतरिक या बाह्य ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करने हेतु किया जाता है। फायरफॉल, फायरफॉल के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे नेटवर्क के, है ना, उसके अंदर। ठीक है, या आप तो नोट के रूप में ऐसे कि भाई एक एक क्वेश्चन आपका रेडी होता जाए। अच्छा, अब देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें एक आईएसपी के बारे में, चलो इंटरनेट में ही पढ़ेंगे वो ना। तो यहाँ पर ये आपके हो गया भाई कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे 4 प्रकार के, पेन, लेन, मेन और वेन। और उपयोगिता के आधार पे 3 प्रकार के। कौन कौन से भाई? इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट। ठीक है, यहाँ आप वो नोट डाल के जरूर लिख लेंगे। यहाँ आप नोट डाल के लिख लो कि इंटरनेट, इंटरनेट का यूज, इंटरनेट का यूज इंट्रानेट, इंट्रानेट तथा एक्स्ट्रानेट, तथा एक्स्ट्रानेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन, लेकिन इंटरनेट, लेकिन इंटरनेट, इंट्रानेट
इंट्रानेट वे, एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट वे, एक्स्ट्रानेट का ही कर सकता। ठीक है, ये बात आपको याद में रखनी है। चलिए आगे, चलिए अब आगे देखो, आगे क्या है, आगे है भाई कि ट्रांसमिशन मीडिया है ना। अब देखो ये जो आपने मैसेज ट्रांसफर किया उसके लिए आपने 3-4 कंप्यूटर को आपस में जोड़ा। अब उसके लिए जो भी तकनीक आपने यूज की वो तकनीक क्या कहलाई, नेटवर्क कहलाई। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के उपयोगिता के आधार पे कितना है, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे कौन कौन से होते हैं, वो सब कुछ अपन ने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि डाटा संचरण की मीडिया, कि भाई इस एक कंप्यूटर से ये डाटा जो है किस माध्यम से संचरित होगा, है ना। इस कंप्यूटर को और इस कंप्यूटर, इन दोनों कंप्यूटर के बीच में तकनीक तो हो गई नेटवर्क। भाई इन दोनों कंप्यूटर के बीच में तकनीक तो क्या हो गई, नेटवर्क हो गई, कि उस टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो ही डाटा ट्रांसफर हो पाएगा। तकनीक तो क्या कहलाई, नेटवर्क कहलाई। ठीक है, अब यहाँ पर कोई डिवाइस भी तो होनी चाहिए बीच में, कोई मीडिएटर भी तो होना चाहिए जो इसके डाटा को इसमें ट्रांसफर कर दे, है ना। तो डाटा संचार का माध्यम होना चाहिए, डाटा संचार का क्या होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए, डाटा संचरण मीडिया होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर कि भाई अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशंस मीडिया के आधार पर। ट्रांसमिशंस मीडिया के आधार पर या हम कहते हैं कि डाटा ट्रांसमिशंस मीडिया होती कितने प्रकार की है। तो ट्रांसमिशन मीडिया के आधार पर या संप्रेषण माध्यम के आधार पे हम नेटवर्क की बात करें या डिवाइस की बात करें कि कौन कौन सी डिवाइस यूज की जाती है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डाटा ट्रांसमिशंस मीडिया होते कितने प्रकार के हैं। तो देखो डाटा को ट्रांसफर करने के 2 तरीके हैं, डाटा ट्रांसमिशन मीडिया, डाटा को ट्रांसफर करने के 2 तरीके हैं। आप वायरलेस तकनीक से भी डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, कि भैया टेक्निक तो यूज कर रहे हो, आप नेटवर्क तकनीक यूज तो कर रहे हो, लेकिन उसके लिए भी कि ट्रांसमिशन होगा कैसे, संचार होगा कैसे, उसके लिए मीडिएटर कौन गए, माध्यम क्या यूज किया है। तो वो उसके आधार पर अगर हम देखें तो 2 प्रकार कौन कौन से, एक तो हो गया वायर बेस्ड। वायर बेस्ड यानी जो तारों के माध्यम से आपने 2 डिवाइस को आपस में जोड़ रखा है और इस डिवाइस से इस डिवाइस में डाटा ट्रांसफर तार के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा, तार के माध्यम से। और अब दूसरी तकनीक है वायरलेस। वायरलेस यानी बेतार, वायरलेस यानी बेतार। ये जो वायर बेस्ड है इसको हम कह सकते हैं केबल रहित। क्या कह सकते हैं, वायर बेस्ड, या आप लिख सकते हो तार सहित, तार या केबल सहित। ठीक है, तार या केबल सहित होता है। और ये वायरलेस यानी बेतार, जिसमें हम तारों का यूज नहीं करेंगे, बिना किसी तार के संपर्क के, यानी कि 2 डिवाइस है आपस में डाटा का संचार कर रही है लेकिन तारों के माध्यम से नहीं कर रही है, यानी तारों के माध्यम से आपस में नहीं जुड़ी। तो देखो यहाँ पर नेटवर्क की ट्रांसमिशन मीडिया के आधार पर नेटवर्क तकनीक 2 प्रकार की होती है। ट्रांसमिशन मीडिया के आधार पर नेटवर्क तकनीक 2 प्रकार की होगी, ये लिख लेते हैं अपन, नेटवर्क तकनीक के प्रकार। ठीक है, या ऐसे समझ लो डाटा ट्रांसमिशन मीडिया के प्रकार, एक तो हो गई वायर बेस्ड और एक हो गई वायरलेस बेस्ड। ये जो वायर बेस्ड होती है तार के माध्यम से, है ना, इसको हम गाइडेड टेक्निक भी कह सकते हैं या बाउंडेड टेक्निक भी कह सकते हैं। नेटवर्क टेक्नोलॉजी 2 प्रकार की, बाउंडेड या गाइडेड, या इसको वायर बेस्ड कह सकते हैं ना। और दूसरी अगर हम बात करें जो वायरलेस होती है उसको कहते हैं अनबाउंडेड। भाई कोई बाउंडेशन तो है नहीं, तारों के माध्यम से जुड़ी हुई नहीं, तो इसको अनबाउंडेड या अनगाइडेड टेक्निक भी कह सकते हैं। नेटवर्क तकनीक 2 प्रकार की, वायर बेस्ड, वायरलेस। जिसे वायर बेस्ड की बात करें तो उसे बाउंडेड या गाइडेड भी कह सकते हैं, और वायरलेस की बात करें तो उसे अनबाउंडेड या अनगाइडेड भी कह सकते हैं। अब जो वायर बेस्ड तकनीक है उसमें कौन कौन सी तकनीक है उनको हम एक बार चेक करते हैं। जैसे एक होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल, मतलब ये तारों के प्रकार है जिन तारों के माध्यम से आप किसी 2 डिवाइसों को आपस में जोड़ते हो। तो एक तो हो गई ट्विस्टेड पेयर केबल, आगे देखेंगे अभी ट्विस्टेड पेयर केबल कैसी होती है। एक हो गई कोएक्सियल केबल, ठीक है, एक हो गई ऑप्टिकल फाइबर केबल, और एक हो गई आपके ये ऑप्टिकल फाइबर केबल। बस यहाँ तक ही याद रखना है ना। ये हो गई आपके 3 प्रकार की, कौन सी, तो ये हो गई वायर बेस्ड है ना, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। इधर आ जाइए, वायरलेस की बात करें तो रेडियो वेव हो गई, रेडियो वेव ट्रांसमिशंस हो गई यहाँ पे, माइक्रोवेव हो गई, इंफ्रारेड वेव हो गई, और चौथे नंबर की यहाँ पे हो गई सैटेलाइट वेव, जो कि गलती से उधर प्रिंट हो गया है। ठीक है, सैटेलाइट वेव। ये सारी तकनीक कौन सी है भाई, बिना तार के। जब आप रेडियो तरंगों का यूज करके डाटा का ट्रांसमिशन कर रहे हो तो वो वायरलेस तकनीक है। माइक्रोवेव तरंगे, इंफ्रारेड यानी अनुप्रस्थ तरंगे, इनकी बात करें हम तो, और सैटेलाइट आधारित तरंगे तो उपग्रह तरंगे, इनमें कहीं पे भी हमें तारों की आवश्यकता नहीं है,
बिना तार के भी हम डाटा का क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वही नेटवर्क तकनीक कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। चलिए अब सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वायर बेस्ड है यानी तार के आधार पे है। उसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल को। किसको पढ़ेंगे भाई, ट्विस्टेड पेयर केबल। पहली चीज, ट्रांसमिशन मीडिया होते क्या है, सेंडर तथा रिसीवर के मध्य डेटा का लेन देन हेतु एक भौतिक माध्यम उपयोग लिया जाता है, इसे ट्रांसमिशन मीडिया कहा जाता है। ये ट्रांसमिशन मीडिया 2 प्रकार के होते हैं, एक वायर बेस्ड ट्रांसमिशन मीडिया। इस प्रकार के मीडिया के अंतर्गत एक कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर के मध्य डेटा के आदान प्रदान हेतु एक तार या केबल का उपयोग किया जाता है। में तार या केबल का उपयोग होता है वो वायर बेस्ड ट्रांसमिशन मीडिया हो जाएगी। इसमें भी सबसे पहले हम बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। किसकी भाई, ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें क्या होता है, इसमें तार जो है आपस में एक दूसरे पे लिपटे होते हैं। पहली चीज, ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है इसमें 2 तार होते हैं और ये 2 तार जो है आपस में इस तरीके से एक दूसरे पर लिपटे रहते हैं। इसमें से एक तार सुचालक होगा, एक तार कुचालक होगा। यानी एक तार कंडक्टर होगा और एक तार जो है आपके मतलब कुचालक होगा, तो उससे उसका कोई मतलब जैसे असर नहीं होगा ना। ये सुचालक तार के द्वारा, कंडक्टर के द्वारा जो है ज़्यादा ही मतलब वो फ्लो ना हो जाए, उसके ऐसे में तार का नुकसान हो सकता है, मतलब डिवाइस खराब हो सकती है। कंट्रोल करने के लिए इसके साथ में एक और तार जो है वो लपेटा जाता है, होता है कुचल। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर कि इसमें 2 तार होंगे, दोनों तार एक दूसरे पे आपस में लिपटे होंगे। इसी कारण से तो इसको क्या कह रहे हैं, ट्विस्टेड पेयर यानी, है ना। ठीक है, अब ये जो ट्विस्टेड पेयर तार है इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो डेसिबल या मील में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है भाई, डेसिबल या मील में। माने इतनी दूरी तक ये क्या कर सकते हैं, डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसमें केवल 2 चालक तार हैं जो कि कॉपर के बने होते हैं, मतलब तांबे के बने होते हैं। और इसमें भी अगर हम बात करें तो 2 प्रकार की तार आती है। एक तो होती है एसटीपी, एसटीपी यानी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। टेलीफोन संचार नेटवर्क हेतु हम जो यूज़ करते हैं वो होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यानी उसके ऊपर एक प्लास्टिक की शील्ड कवर की हुई। ठीक है, और एक इसमें होती है यूटीपी, अनशील्डेड। यूटीपी यानी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी यानी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। क्या हो गया, दोनों जगह। अच्छा, यहाँ आप एक काम करो, उधर शील्डेड लिख लिया ना अपन ने, इधर आप यूटीपी लिख लेंगे ना, अनशील्डेड कर दो इसको, और इसको यहाँ लिख दो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क हेतु हम इस तरीके की केबल का यूज़ करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल तो आपने जान ली कि 2 तारों की बनी होती, दोनों तार एक दूसरे पे लिपटे हुए होते हैं। इस पे अगर प्लास्टिक की शील्ड लगी हुई है तो वो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाएगी। अगर प्लास्टिक शील्ड नहीं लगी है तो फिर वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाएगी। और ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ये हम कौन से नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं, जब हमें टेलीफोन संचार नेटवर्क, मतलब टेलीफोन जो है, टेलीफोन का कनेक्शन भाई आपस में तारों के द्वारा ही है ना, तो टेलीफोन नेटवर्क में यूज़ की जाती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वाईफाई, वाईफाई के अंदर भी जो है ये ट्विस्टेड पेयर केबल ही यूज़ की जाती है। हम कह सकते हैं राउटर, राउटर के अंदर भी ये जो है ये ट्विस्टेड पेयर केबल ही यूज़ की जाती है। ठीक है, चलो अब देखो ट्विस्टेड पेयर केबल होती कैसी, एक बार देखिए यहाँ पे। ये जो दिख रही है आपको, ये जो पहला डायग्राम है ये है आपके पास में ट्विस्टेड पेयर केबल का। किसका है भाई, ये है आपके ट्विस्टेड पेयर केबल का। ठीक है, अब देखो ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, एक सेकेंड, ये आपके ट्विस्टेड पेयर केबल, पेयर का मतलब तो आप समझ गए हो कि 2 तार है यहाँ पे। अब देखो ये एक तार ये और एक तार ये, है ना, इन दोनों को आपस में लपेट के गूंथ के बनाया गया है। जब ये सिंपली तार होते हैं तो ये तो एसटीपी कहलाएगा, यानी शील्डेड, सॉरी यूटीपी कहलाएगा, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, है ना। लेकिन अगर इसको इनको प्लास्टिक की शील्ड के अंदर और कवर कर दिया जाए तो फिर ये क्या कहलाएगी, एसटीपी कहलाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, ये होती है, इन्हीं के माध्यम से जो है आपका डाटा संचार होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आती है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल की हम बात करें तो इसके अंदर भी एक तार होगा और जो कुचालक में चारों तरफ से घिरा होगा, है ना, कुचालक तारों से चारों तरफ से घिरा हुआ होगा। इसके अंदर भी एक तार होगा कोएक्सियल टेबा में, लेकिन इसमें जो डाटा कम्युनिकेशन की क्षमता होती है वो टेलीफोन तार की तुलना में ज़्यादा होती है। भाई टेलीफोन तार के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, टेलीफोन तार के लिए तो हम ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ कर रहे थे। इनसे भी ज़्यादा तुलना, इससे भी ज़्यादा स्पीड किसकी है भाई, कोएक्सियल केबल की है डाटा को ट्रांसमिशन करने की। अब ये कोएक्सियल केबल की मैं बात करूँ तो जैसे इसका यूज़ होता है टीवी नेटवर्क में, किस होता है भाई, टीवी नेटवर्क में होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है।
एक तरीके से कंपैरिजन हो गया कि कोएक्सियल केबल की गति जो है ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा होती है। तो कोएक्सियल केबल देखिए, ये एक प्रकार का केबल मीडिया है जिसका उपयोग मुख्यतः टीवी नेटवर्क में किया जाता है। इनके उपयोग मतलब इनके एग्जांपल याद रखना, टेलीफोन नेटवर्क में ट्विस्टेड पेयर केबल, टीवी नेटवर्क में कोएक्सियल केबल। अब देखो कोएक्सियल केबल कैसी होती है, तो यहाँ पे देखो ये रही कोएक्सियल केबल, ये रही कोएक्सियल केबल, है ना। अब इसमें देखो ये एक तांबे का एक तार होता है, ठीक है, और इसके आसपास में ना मतलब कुचालक के तार लगे होते हैं। ये कॉपर वायर होता है, इसको क्या करते हैं, इंसुलेशन, इंसुलेशन यानी कुचालक, इंसुलेशन यानी कुचालक, कहीं ज़्यादा ही सक्रिय होकर, कहीं ज़्यादा ही एक्टिव होकर ये जो है डाटा का ट्रांसमिशन एकदम से स्पीड से ना कर दे, या इसमें विद्युत का फ्लो एकदम स्पीड से ना हो जाए, जिससे क्या हो सकता है, डिवाइस खराब हो सकती है। से बचने के लिए इसके चारों ओर कुचालक तार की क्या बनाई जाती है, एक कवर बनाई जाती है, एक परत बनाई जाती है, जिसे हम कहेंगे इंसुलेशन। क्या कहेंगे भाई, इंसुलेशन यानी कुचालक, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर एक और इसको तारों से कवर किया जाता है, कॉपर में एक और इस पे परत चढ़ाई जाती है, छोटे छोटे वायर होते हैं कॉपर के, और उसके बाद में इसको फाइनली प्लास्टिक से शिफ्ट किया जाता है। तो ये आउटसाइड इंसुलेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले एक छोटा तार लगा हुआ है, ठोस तार है, कॉपर वायर है, उसको फिर ये क्या होता है, कॉपर क्या होता है भाई, सुचालक होता है ना, तांबा क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कॉपर की हम बात करें तो ये तो सुचालक हो गया, फिर इसको कवर करने के लिए कुचालक लगाया गया, फिर कॉपर के तारों की छोटी छोटी एक और परत बनाई गई है, एक और शील्डेड की गई है, उसको भी बचाने के लिए फिर से आउटसाइड में प्लास्टिक का वो कवर लगा दिया, जिससे वो क्या हो गए, कुचालक हो गए, प्लास्टिक, ठीक है। तो ये होती है कोएक्सियल केबल। अब इसकी जो स्पीड है डाटा को ट्रांसमिशन करने की बहुत अधिक है। अभी हम कहाँ यूज़ करते हैं, टीवी नेटवर्क में। तो आप लोग देख ही लीजिएगा, डिश टीवी वगैरह को आप कंप्यूटर नेटवर्क टीवी से जोड़ते हो तो उसकी पिन्स को निकाल के देख लेना, वो यही पिन्स होती है, यही, ठीक है। चलिए, तो कोएक्सियल पेयर, पेयर केबल दोनों क्लियर हो गई आपकी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। वर्तमान में भी सबसे ज़्यादा, अगर वायर वेज टेक्निक में सबसे ज़्यादा उपयोग किसी का हो रहा है तो वो इसी का हो रहा है। किसका हो रहा है भाई, ऑप्टिकल फाइबर केबल का। इसका रीज़न क्या, सबसे पहली चीज़, हालांकि ये महंगी तो होती है, लेकिन जैसे कि इसको बनाने के लिए क्या किया गया है, कांच के छोटे छोटे टुकड़ों का यूज़ किया गया है। दूसरी बात, ये ऑप्टिकल फाइबर जो है ये मतलब मीलों दूरियां तक है ना डाटा का ट्रांसमिशन कर सकती है। काफ़ी पतली होती है, वजन में कम होती है, महंगी जरूर होती है, लेकिन डाटा ट्रांसमिशन के द्वारा जो है और भी अधिक तेज गति से किया जा सकता है। यानी लंबी दूरियों तक डाटा ट्रांसमिशन करने के कारण ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ किया जा रहा है। और ऑप्टिकल फाइबर केबल की मैं बात करूँ तो भाई ये समुद्र तल में नीचे बिछाई जाती है, तो ये नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी, है ना। तो इसलिए इसका यूज ज़्यादा किया जा रहा है। पहली चीज़, ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, इसकी ये कांच, प्लास्टिक, सिलिका का उपयोग करके डाटा ट्रांसमिशन होता है। तो सस्ती है, पतली है, इजी है ना, इसलिए सबसे ज़्यादा उपयोग इसका है। यहाँ लिख सकते हो कांच, प्लास्टिक, कांच, प्लास्टिक वे सिलिका, कांच, प्लास्टिक व सिलिका का उपयोग करके, का उपयोग डाटा ट्रांसमिशन, का उपयोग डाटा ट्रांसमिशन है, यानी इसकी बनी होती है और इसी के माध्यम से डाटा ट्रांसमिशन होता है। ऑप्टिकल फाइबर ये सबसे नवीनतम प्रकार का केबल मीडिया है जिसका उपयोग लंबी दूरी के संचार हेतु किया जाता है। संप्रेषण के आधार पे, कम्युनिकेशन के आधार पर ये मीडिया सबसे तेज होता है क्योंकि स्पीड तेज है। मतलब ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, उच्च गति से डिजिटल फॉर्मेट में डाटा को ट्रांसफर करता है हाई स्पीड से। तो हाई स्पीड होने के कारण सबसे ज़्यादा उपयोग भी अभी इसी का ही चल रहा है वर्तमान में, ठीक। चले आगे। अब आगे देखो, और लंबी दूरियों तक डाटा को ट्रांसमिशन कर देती है ना। तो गुप्त संकेतों के प्रसारण हेतु भी ये उपयोगी है। तो इतनी ज़्यादा इसमें क्या होती है, मतलब जल्दी से हमारा डाटा ट्रांसमिशन होता है, हमारा काम नहीं रुकता है ना। चले आगे। आगे देखो, ये पढ़ लिया आपने ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब एक बार ऑप्टिकल फाइबर केबल का भी आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, मतलब एक इसकी पिक दिखा देती हूँ। ये रही ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, तो इसमें देखो ये ऊपर तो प्लास्टिक की शील्डेड है, इनमें भी पतले पतले ये कांच और प्लास्टिक के बने तार होते हैं। अब इसमें होता क्या है, ऑप्टिकल का मतलब क्या है, प्रकाश की, यानी कि जब ये वायर होती है तो वायर में यहाँ पर इसके मेन पॉइंट पे जो है प्रकाश की मतलब लाइटिंग होती है, और उसी की वजह से हमारा डाटा ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो छोटे छोटे ये प्रकाश कांच और प्लास्टिक की ये जो सिलिका की ये बनी वायर्स है, इनके मेन पॉइंट पे यहाँ पे प्रकाश उद्दीप्त होता है और उसी के माध्यम से हमारा डाटा ट्रांसमिशन होता है। एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि भाई इसमें कोई भी आपका डाटा है वो अंदर जाएगा इसके अंदर, और ये प्लास्टिक और कांच की बनी हुई है, तो ये
प्रकाश का क्या करेगी, परावर्तन करेगी, तो प्रकाश यहाँ से टकराएगा, फिर डाटा यहाँ से टकराकर इस तरीके से जाएगा। इस तरीके से आपका डाटा का ट्रांसमिशन होता है प्रकाशीय तकनीक के द्वारा। इस तरीके से आपका डाटा ट्रांसमिशन होता है। इस कारण से ये ऑप्टिकल फाइबर जो है ये बहुत ही मतलब यूजेबल है, बहुत ही ज़्यादा हम इसको सरल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सस्ती होती है, वजन में कम होती है, पतली होती है, ठीक है। तो इस कारण से इसका उपयोग ज़्यादा हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तकनीक पर आधारित है, इसलिए इसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। क्लियर हो गई बात। चलो आगे आगे देखो, ऑप्टिकल फाइबर का पढ़ लिया आपने। अब पढ़ते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया की मैं बात करूँ, बेसिकली पता है कि यहाँ पर हम तरंगों का यानी वेव्स का यूज़ करेंगे। तार नहीं है तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे भाई, वेव का यूज़ करेंगे। उसमें भी मैं सबसे पहले बात करती हूँ, या ऐसे कह दो कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें सूचना बिना किसी केबल या वायर के माध्यम से हवा में ही ट्रांसमिट होती है ना। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कोई भी सूचना इंफॉर्मेशन किसी केबल या वायर के बिना सीधे ही हवा में ट्रांसमिट हो रही है, तो वो होती है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। इस प्रकार की मीडिया के अंतर्गत सेंडर तथा रिसीवर के मध्य डेटा संप्रेषण हेतु विभिन्न केबल के स्थान पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का यूज किया जाता है। मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक वेव का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, इसमें हमें पता है कि कौन कौन सी होती है। जैसे एक होती है रेडियो तरंगे। अब रेडियो वेव ट्रांसमिशन क्या है, पहले अगर मैं बात करूँ रेडियो वेव ट्रांसमिशन, सबसे पहली चीज़ तो भाई बहुत इजी है ये, है ना। रेडियो तरंगों को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है तथा इनका उपयोग मुख्यतः लंबी दूरी के संचार हेतु किया जा सकता है ना। मतलब जैसे मान लो कि ये दो नेटवर्क यहाँ पे है ना, तो ये बहुत ऊंची दूरी पर, बहुत ऊंची दूरी पे भी क्या कर सकती है, सिग्नल को कैच कर सकती है। कौन, रेडियो वेव, है ना। तो इसके पहली चीज़ तो इतने ऊंचे नेटवर्क स्थापित किए इसलिए जाते हैं क्योंकि रेडियो तरंगे बहुत ऊंचाई तक यानी बहुत गहरी लंबाई तक, दूरी तक जो है डाटा का ट्रांसमिशन कर सकती है। तो रेडियो तरंगों को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है तथा इनका उपयोग मुख्यतः लंबी दूरी के संचार हेतु किया जाता है। रेडियो तरंगों को एक ट्रांसमीटर से सभी दिशाओं में भेजा जा सकता है। इसके द्वारा ट्रांसमिशन जो है सभी दिशाओं में भेजा जा सकता है। डाटा का ट्रांसमिशन सभी दिशाओं में हो सकता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है और सबसे ज़्यादा उपयोग भी इसी का किया जाता है ना, ठीक है। चलिए जल्दी होगा ना भाई, अगर चारों दिशाओं में डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है तो जल्दी से डाटा ट्रांसमिट हो जाएगा। आगे देखो, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की मैं बात करूं, ये सस्ती होती है। मुख्य रूप से ये भी अधिक दूरी के कम्युनिकेशन हेतु प्रयुक्त होती है। ये किसी बिल्डिंग से नहीं गुजर सकती है, बस ये ध्यान रखना है। तथा खराब मौसम का असर भी इस पे पड़ता है, ठीक है। और यूनि डायरेक्शन होती है। यूनि डायरेक्शन का मतलब होता है कि भाई ये जो है दोनों दिशाओं में कर सकती है, ठीक है। पहली चीज़ तो इसके लिए आप 3 शब्द थोड़ा ऐसे कीवर्ड के रूप में लिख लो कि एक तो सस्ती होती है, ठीक है, दूसरा लंबी दूरी तक डाटा ट्रांसमिशन कर सकती है, और बिल्डिंग किसी भी बिल्डिंग से नहीं गुजर सकती। इसको इसके जो नेटवर्क स्थापित किए जाते हैं वो बहुत ऊंचे लगाए जाते हैं ना। इसके नेटवर्क खंबे जो लगाए जाते हैं वो बहुत ऊपर तक लगाए जाते हैं, बिल्डिंग से नहीं गुजर सकती। यानी इसके सामने कोई अवरोध नहीं आना चाहिए, अवरोध आया तो फिर डाटा ट्रांसमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो और दूसरी बात यूनी डायरेक्शनल होती है। जैसे हम बात करें इंफ्रारेड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन हेतु प्रयुक्त होती है ना। जैसे माइक्रोवेव के लिए देखो, इस प्रकार की मीडिया में ट्रांसमीटर तथा रिसीवर एक लाइन ऑफ साइट LOS के रूप में जुड़े रहते हैं, अर्थात सिग्नल को एक समय में एक ही दिशा में भेजा जा सकता है। भाई ये क्या है भाई, यूनी डायरेक्शनल है। यानी जैसे अपन ने वो पढ़ा था ना डाटा संचार का प्रकार, जिसमें हाफ डुप्लेक्स हो रहा था एक समय में एक ही तरफ से, है ना। यूनी डायरेक्शनल है, क्या है भाई ये, यूनी डायरेक्शनल है। इसमें LOS का मतलब है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि एक ही लाइन में होते हैं। ये सेंडर होगा, ये रिसीवर होगा, ये इसके द्वारा जो है डाटा को ट्रांसमिट किया गया और इसके पास ये डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, है ना। तो इस प्रकार के मीडिया में ट्रांसमीटर तथा रिसीवर एक लाइन ऑफ साइट होते हैं। यही लाइन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस वायरलेस तकनीक के अंतर्गत सेंडर और रिसीवर जो है एक लाइन ऑफ साइट होते हैं या LOS होते हैं। वो कौन सी है भाई, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। अर्थात सिग्नल को एक समय में एक दिशा में भेजा जा सकता है। इसका उपयोग टेलीफोन संचार में किया जाता है, टीवी प्रसारण में किया जाता है, सेलुलर मोबाइल फोन हेतु किया जाता है। ये इसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। पढ़े आगे, आगे देखो, आगे आती है इंफ्रारेड वेव्स। जब आपको छोटी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन हेतु प्रयुक्त करना है, मतलब बहुत छोटी लंबी दूरी तक ही आपको जो है डाटा ट्रांसमिट करना है, तो ये सबसे छोटे क्षेत्र का एक वायरलेस नेटवर्क है। कौन सा, इंफ्रारेड वेव्स। कौन सा भाई, इंफ्रारेड वेव्स।
जिसका उपयोग मुख्यतः आजकल एक डिवाइस को नियंत्रण करने वाले रिमोट में किया जाता है। ये तरंगे किसी भौतिक अवरोध को पार नहीं कर सकती। भाई कोई भी भौतिक अवरोध आएगा तो उसको पार नहीं कर सकती। जैसे टीवी का रिमोट है, अब आप टीवी के सामने आप खड़े हो जाओ और पीछे से मतलब कोई भी उस रिमोट को चला के टीवी को कंट्रोल करना चाह रहा है तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस रिमोट के आगे तो आप आके खड़े हो गए। कोई भी भौतिक अवरोध आएगा तो उस पर ये काम नहीं करेगी। ये जो इंफ्रारेड वेव है, इसके लिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड जो है उनके अंदर इंफ्रारेड इन्हीं का यूज़ किया जाता है। वायरलेस कीबोर्ड हो गया आपका, लाइक आपका वायरलेस माउस हो गया, लाइक आपका टीवी रिमोट हो गया, है ना। उनमें यही किरणें काम करती है, यही तरंगे काम की जाती है। कौन सी भाई? आपकी इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड टेक्निक पर ये बेस्ट होते हैं। फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट आती है रेडियो वेव। एक जो रेडियो वेव अपने पढ़ी थी भाई, वो लंबी दूरियों के लिए थी ना। तो रेडियो वेव में आप एग्जांपल लिख सकते हो एफएम का। किसका लिख सकते हो? एफएम का। कहाँ गया भाई रेडियो वेव? ये रहा रेडियो वेव, है ना। इसमें एक एग्जांपल लिख सकते हो एफएम। भाई लंबी दूरियों तक जो है डाटा को ट्रांसमिशन कर सकता है और सभी दिशाओं में कर सकता है। ये इसकी खासियत है, ये याद रखना। रेडियो वेव ट्रांसमिशन एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें लंबी दूरियों तक डाटा को ट्रांसमिशन किया जा सकता है और सभी दिशाओं में किया जा सकता है। इसके कंपेरिजन में हम माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की बात करें तो ये भी अधिक दूरियों के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन इसका एक कमी है कि भाई ये यूनी डायरेक्शनल है। एक समय में एक ही दिशा में डाटा को ट्रांसमिशन किया जा सकता है, सभी दिशाओं में एक साथ डाटा ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। क्लियर है? और भौतिक अवरोध को ये पार नहीं कर पाएगी, जबकि रेडियो तरंगे भौतिक अवरोध को पार कर सकती है। नेक्स्ट देखो, सैटेलाइट वेव ट्रांसमिशन यानी उपग्रह पर आधारित, है ना। अब सैटेलाइट वेव ट्रांसमिशन की हम बात करें, इसमें माइक्रोवेव तरंगों का ही उपयोग किया जाता है, जिसमें एक संचार उपग्रह के माध्यम से डेटा का प्रसारण किया जाता है। समझ में आ गई? इसका उपयोग मुख्यतः लंबी दूरी के संचार जैसे मोबाइल नेटवर्क, टेलीविजन प्रसारण, अंतर्राष्ट्रीय संचार आदि हेतु किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि फ़ोन, इंटरनेट और टीवी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर भी अगर मैं बात करूँ, जैसे कुछ एक एग्जांपल हम देखें, लाइक जैसे हम बात करें बीटी, है ना। बीटी इसी के अंदर आएगा भाई, सैटेलाइट पे आधारित आएगा ना। तो कि मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर जैसे डिवाइस या डेटा का वॉइस या वायरलेस तरीके से भेजने हेतु अनुमति देता है कौन? बीटी, है ना। इसकी रेंज क्या हो सकती है? 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक इसकी रेंज होती है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक इसकी रेंज होती है। यानी हम कह सकते हैं बीटी जो है वो एक प्रकार से पर्सनल एरिया नेटवर्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बहुत ही छोटे सीमित क्षेत्र के अंदर, और कम विद्युत की खपत करता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि कम विद्युत की खपत करता है। इसके द्वारा आप क्या क्या कर सकते हो? MP3, लेजर, मोबाइल पेरिफेरल डिवाइस, पर्सनल कंप्यूटर आदि में आप ब्लूटूथ का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाईफाई की, किसकी बात करें? वाईफाई की। चलिए, ये जो वाईफाई है, लाईफाई है, इसको हम कल ही देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थोड़ा हम लोग ये जो सैटेलाइट वेव ट्रांसमिशन है इनके बारे में थोड़ा और हम पढ़ेंगे, जैसे कि वाईफाई क्या हुआ, लाईफाई क्या हुआ, क्योंकि उन पे भी क्वेश्चंस बनते हैं उनकी फुल फॉर्म को लेके। दूसरा, हम इसके अंदर एक प्रकार और बच गया वायरलेस टेक्नोलॉजी में, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, है ना, जिस पे हमारा जीपीएस आधारित है। वो सब कुछ हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन। तो देखिए, आज कंप्यूटर के इस सेशन में हमने क्या पढ़ा? नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के बारे में पढ़ा। नेटवर्क तकनीक क्या है, पहला नेटवर्क कौन सा है, और नेटवर्क टेक्नोलॉजी कितने प्रकार की होती है, ट्रांसमिशन मीडिया टेक्नोलॉजी कितने प्रकार की होती है, उसमें वायरलेस वाली कौन सी है, वायर बेस्ड वाली कौन सी है, उन सब के बारे में हमने आज अच्छे से पढ़ा है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। प्लीज़ रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से हम नेटवर्क के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से इसके बारे में और आगे जानकारी हम ले। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में।